आज हम लोग प्रेरण मोटर में आगे चलेंगे और आज हम लोग देखेंगे प्रेरण मोटर में स्लिप क्या होती है, स्लिप स्पीड क्या होती है और स्लिप की निर्भरता क्या, किस किस बातों पर या किन किन कारकों पर, किन किन फैक्टर पर हमारा स्लिप जो है निर्भर करता है। तो आज प्रेरण मोटर हम लोगों का चल रहा है। प्रेरण मोटर में आगे चलते हैं हम लोग। इंडक्शन मोटर अथवा प्रेरण मोटर। पिछले दिनों बात हुई कि ये प्योर एसी मोटर है और ये जो है प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा प्रेरण मोटर। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर भी प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रेरण है क्या? तो जब हम लोग किसी एक कुंडली में एसी सप्लाई डालते हैं तो एसी हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव चलती है और जीरो से अपना मान मैक्सिमम तक ले जाती है, पुनः मैक्सिमम से जीरो पर आती है। इस तरह से धारा का मान बदलता रहता है और धारा का मान बदलने से हमारा फ्लक्स फाई समान अनुपाते आई, फ्लक्स फाई समान अनुपाते आई है, क्योंकि ओर्स्टेड साहब ने बताया कि जब कहीं भी धारा किसी तार में बहती है तो उसके चारों तरफ फ्लक्स निकलता है, यानी बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। तो जब धारा ज़्यादा बहेगी तो ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा, यानी ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तगड़ा बनेगा, और जब धारा कम बहेगी तो कम चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि एसी हमारा जो है ऐसे चलती है, हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव। यहाँ पर धारा का मैक्सिमम मान है, आई मैक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर शून्य मान, और तो इस तरह से यहाँ भी जीरो है। जीरो से अपना मान मैक्सिमम 1 2 3 4 5 एम्पियर करके गई, तो मान लीजिए आई मैक्स का मान 5 एम्पियर आ गया, फिर 5 एम्पियर से घटने लगती है और फिर जीरो पर आ जाती है। इस तरह से एसी का नेचर है चलने का, वो आधा धनात्मक, ये ऊपर वाला जो है धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। इस तरह से हम लोग कहते हैं एसी हाफ पॉजिटिव हाफ निगेटिव चलती है, या फिर कहते हैं आधा जो है क्लॉकवाइज चलती है और आधा एंटी क्लॉकवाइज चलती है, और ये समय के साथ साथ अपना मान जो है बदलती रहती है। तो जब ये बदलता रहता है, ये लगातार आप देख रहे हैं कि ये बदल रहा है, ये बदल रहा है आई, तो हमारा फाई भी जो है बदलता रहता है। तो इस तरह से जब फाई बदलता रहता है तो डी फाई बटे डी टी अपने आप होता रहता है, क्योंकि समय तो चल ही रहा है। तो फाई अपने आप डिफरेंस इनटू फाई, या इसी को डेल्टा फाई कहेंगे, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी कहेंगे। तो ये अपने आप होता रहता है एसी के चलने के कारण। तो जब एसी कहीं भी चलती है तो परिवर्ती फ्लक्स, डेल्टा फाई का मतलब हो गया फाई 2 माइनस फाई 1 बटे डेल्टा टी का मतलब हो गया T2 माइनस T1, ऐसे होता था। और इसी फ्लक्स परिवर्तन की दर को प्रेरित विद्युत वाहक बल ई कहते हैं। जब साइंस में बटे में टाइम आ जाता है तो हम लोग दर कहते हैं। जैसे आप लोगों से मैं बात करता हूं तो ये बताता हूं कि दर का मतलब दैनिक जीवन में रुपए से है। हम लोग पूछते हैं कि भाई ये चीज़ किस दर से आप बेच रहे हैं या दे रहे हैं, तो वो आदमी बताता है इतने रुपए किलो दे रहे हैं या इतने रुपए लीटर दे रहे हैं। तो दैनिक जीवन में दर का मतलब रुपए से होता है, साइंस में दर का मतलब जो है समय से होता है। तो बटे में dt आ गया, इसी को कहेंगे फ्लक्स परिवर्तन की दर को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे।
और इसे मापेंगे वेबर बटे सेकेंड में, बराबर हो जाएगा वोल्ट। तो ये हो गया वेबर बटे सेकेंड बराबर, इसी को हम लोग वोल्ट करते हैं। तो इस तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होने लगता है और इसी को हम लोग जो है प्रेरण कहते हैं। इस घटना को ही क्या कहते हैं, एक तरह से प्रेरण कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं, प्रेरण कहते हैं अथवा इंडक्शन कहते हैं। तो अब ये घटना कैसे होती है, तो ट्रांसफार्मर में भी होती है यही घटना। जब हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में या एक वाइंडिंग में ऐसे धारा डालते हैं, इधर से धारा डालें एसी आप प्राइमरी वाइंडिंग में, एसी सप्लाई आपने इधर से दिया और ये सर्किट पूरी हुई, इसके फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग से यही D5 परिवर्ती फ्लक्स इस वाइंडिंग से कटने लगते हैं। ये हो गया प्राइमरी और इधर वाला हो गया सेकेंडरी। अब इसमें धारा अपने आप प्रवाहित होने लगती है, इसी घटना को प्रेरण कर। यानी जब किसी एक कुंडली में हम लोग एसी सप्लाई डालें, यहाँ से डाल रहे हैं एसी सप्लाई, और उसके पास में कोई दूसरी कुंडली लाएं बिना टच कराए, अभी दूर ही रखेंगे, इससे देखिए दूर ही रखेंगे, इसमें बिना किसी कनेक्शन के अपने आप धारा बहने लगती है। इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेरण की घटना का, इंडक्शन की घटना का। तो इसी सिद्धांत पर हमारा ट्रांसफार्मर भी काम करता है और इसी प्रेरण अथवा इंडक्शन के सिद्धांत पर, प्रेरण अथवा इंडक्शन के सिद्धांत पर हमारा जो है मोटर भी काम करती है। तो उसका नाम है पड़ गया प्रेरण मोटर अथवा इंडक्शन मोटर। अब हम लोग क्या करते हैं कि मोटर की एक जो है बॉडी ले लेते हैं। ये मोटर की मान लीजिए बॉडी हो गई, जिसे आप लोग कास्ट आयरन या ढलवे लोहे का बनाएंगे। फिर इस बॉडी में हम लोग जो है, बॉडी ऐसे आपकी रहेगी, ऐसे भाई। फिर इसमें हम लोग जो है स्टेटर वाइंडिंग 3 फेज की कर देंगे। तो 3 फेज की मान लीजिए कि ये वाइंडिंग आपने कर दिया, तो ये भाग स्थिर है, इसलिए इसे कहेंगे स्टेटर वाइंडिंग। और यहीं से आपका टर्मिनल बॉक्स ये निकल जाएगा, ये हो जाएगा टर्मिनल बॉक्स। माने कोई भी स्लिप रिंग, कोई भी कार्बन ब्रूस नहीं लगता, स्पार्किंग की कोई समस्या नहीं होती। और बीच में हम लोग जो है धुर्रा लगा देंगे, और धुर्रे पर हम लोग जो है धुर्रा माइल्ड स्टील का लगाते हैं, ठीक है ना, MS का। और इस धुर्रे पर फिर सिलिकॉन इस्पात का जो है रोटर वाला क्रोड लगाएंगे, ठीक है ना। कल की सारी बातें हो गई हैं। रोटर क्रोड लगाकर हम लोग जो है सिलिकॉन इस्पात का लेमिनेट करके लगाएंगे, क्योंकि लेमिनेशन करने से भंवर धारा हानियाँ कम हो। जहाँ पर भी परिवर्ती फ्लक्स उत्पन्न होंगे वहाँ पर प्रेरण के कारण धारा बहने लगती है। अभी आप देख रहे हैं अपने आप धारा बह रही, जहाँ परिवर्ती फ्लक्स निकला और कटा वो तो धारा बहने लगती। ऐसे ही अब आपके लव अक्रोड में भी जब इसमें एसी धारा बहने लगेगी तो लव अक्रोड में भी ऐसे ही प्रेरण की घटना होने लगेगी। उससे भी परिवर्ती फ्लक्स लोहे से भी कटने लगते हैं और लोहे में भी धारा बहने लगती है, गोलाई में बहने लगती है। उसको हम लोग कहते हैं भंवर धारा। और वो धीरे धीरे क्रोड को गरमाती है। क्रोड हमारा ओवर हीट हो सकता है, रेड हार्ट हो सकता है, जल सकता है वाइंडिंग वगैरह। इसलिए भंवर धारा हानियों को कम करना जरूरी है। तो हम लोग पतली पतली पत्तियों को चिपका कर बनाएंगे ताकि भंवर धारा हानियाँ कम, गोलाई वाली सर्किट न बनने पाए। और सारी पत्तियों को वैद्युत रोधी वार्निश कोटेड रखते हैं ताकि एक पत्ती से सप्लाई दूसरे में न जाए, तीसरे में न जाए, तो गोलाई वाली सर्किट नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपके जल में पानी गोलाई में नाचने लगता है तो उसको हम लोग भंवर कहते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी गोलाई में आपका धारा बहने लगती है धातु के अंदर। तो उसे एक सॉलिड पीस का क्रोड न बनाकर पतली पतली पत्तियों को बनाते हैं
और पत्तियों को वार्निश कोटेड कर देते हैं, इसलिए एक की धारा दूसरे में, दूसरे की तीसरे में जाकर गोलाई वाली सर्किट नहीं बना पाएगी, तो भंवर धारा हानियाँ कम हो जाएंगी। और वैसे भी प्रतिरोध बढ़ा देते हैं। हम लोग जो वार्निश कोटेड करते हैं तो वार्निश विद्युत का कुचालक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध और धारा में विलोम का संबंध है। प्रतिरोध जो है धारा को बहने नहीं देता है, तो वो गोलाई वाली सर्किट को जो है हमारी वार्निश बहने नहीं देती है। इस तरह से भंवर धारा हानियाँ कम होती रहती। तो उसको सिलिकॉन इस्पात का क्रोड बनाकर और उस पर हम लोग जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ऐसे लपेट देते और इसे शार्ट करा देते हैं बस। अब क्या होगा, जब यहाँ से हम लोग 3 फेज की एसी सप्लाई इसमें डालेंगे, 3 फेज एसी सप्लाई इसमें डालते हैं, दिख रहा भाई, ही वोल्ट की डालेंगे और आई एम्पियर की धारा इसमें आने लगेगी। तो इसमें क्या होगा, स्टेटर, ये हमारा स्टेटर है और ये वाला हमारा रोटर। अब स्टेटर में रोटेटिंग, आपने पढ़ा कि भाई मिनिमम 2 फेज चाहिए, एक फेज से पल्सेटिंग अथवा एक फेज से अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। और जब 2 या 2 से अधिक फेज की सप्लाई हम कहीं भी डालेंगे तो उससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है, जिसकी गति NS होती है, सिंक्रोनस होती है। तो अब इसकी गति जो है, इसमें जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, और जिसकी गति हमने मान लिया कि क्लॉकवाइज होगी, घड़ी के चलने की दिशा में है, और उसकी गति NS है, सिंक्रोनस है, तुल्यकाली है, परम स्थिर है। और इसी NS का मान हम लोग ज्ञात करेंगे 120 F/P से। और वो जो P है, इसमें पोलों की संख्या, आपके स्टेटर वाइंडिंग में कैसे पोल बनाएंगे आप लोगों को बताया था कि नहीं बताया था? तो ऐसे पोल, जितने पोल का बनाएंगे उसका मान रखेंगे। तो NS बराबर हम लोग लिखते हैं, NS बराबर 120 F/P, इतना आएगा RPM। तो इस फार्मूले से हम लोग इस स्टेटर के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति ज्ञात कर, NS को ज्ञात कर, और इसके नाचने की दिशा आपने पढ़ा कि ये क्लॉकवाइज नाचेगा कि एंटी क्लॉकवाइज नाचेगा, ये यहाँ से फेज सीक्वेंस पर निर्भर करता है। जो हम AC सप्लाई इसमें बेटा डाल रहे हैं तीनों फेज की, उसके फेज सीक्वेंस, हमारे यहाँ जो फेज सीक्वेंस है वो RYB। अब ये पलट जाएगा, RYB से RBY हो जाएगा या BRY हो जाएगा, कुछ इस टाइप से पलट जाएगा। तो अब ये इधर की ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड न नाचकर अब एंटी क्लॉकवाइज नाचने लगे, और जिधर की ओर नाचेगा रोटर भी उधर की ओर नाचेगा। क्लियर है? अब क्या होता है कि इसके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये अभी स्थिर है, ये स्टार्टिंग की बात हो रही है, आप सप्लाई वहाँ से डाल रहे हैं स्टेटर में, इसका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये स्थिर है, इस समय मैक्सिमम कटेगा, और इससे सारे फ्लक्स जो है आपके ये सेकेंडरी वाइंडिंग, रोटर क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये कौन सी वाइंडिंग, और ये प्राइमरी वाइंडिंग एक तरह से कहें। तो इस तरह से आपका जो है ये मैक्सिमम स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारे रोटर वाइंडिंग से कटने लगता है, जिससे रोटर वाइंडिंग में इसी फार्मूले से E उत्पन्न होने लगता है। इस फार्मूले से प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होने लगेगा। तो इसके प्रेरित विद्युत वाहक बल को E2 कहेंगे, इसमें बहने वाली धारा को I2 कहेंगे, इस पर लगने वाले बल को F2 कहेंगे। माने सब सेकेंडरी वाइंडिंग है, इसलिए उसके लिए नंबर 2 का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि उस समय जो है इसमें स्टार्टिंग के समय, किस समय, ये स्टार्टिंग के समय क्या होगा, तो स्टार्टिंग के समय E2 धारा I2
और बल F2, टार्क T2 और फ्रीक्वेंसी F2। ये जो है यहाँ से अगर 50 हर्ट्ज की आप सप्लाई दे रहे हैं, F का मान कितना दे रहे हैं 50 हर्ट्ज, तो इसमें भी 50 हर्ट्ज ही बनेगा, सेम बनता। तो समान आवृत्ति का यानी F2 का मान भी 50 हर्ट्ज होगा। समान आवृत्ति के ये सब उत्पन्न होते हैं और ये अधिकतम होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। इनके सारे के मान अधिकतम होते हैं। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें बनेगा, ठीक है ना, वही हुआ, ऐसे हुआ कि एक कुंडली में धारा डाला, उसके पास में दूसरी कुंडली लाए, बिना कनेक्शन के जो है इसमें धारा बहने लगती है। इसी घटना को प्रेरण कहते हैं। सेम वैसे ही अब यहाँ पर भी लागू हो गया। हम लोग जो है प्राइमरी वाइंडिंग में धारा डालते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने आप जो है प्रेरण के कारण धारा बहने लगती है। तो इस तरह से जो विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हुआ, ये E के कारण अब जो है E वोल्ट उत्पन्न हो गया यहाँ पर, और उसके कारण इसमें धारा बहने लगेगी। उस धारा को I2 एम्पियर कहेंगे। और जब धारा बहने लगेगी तो ये भी वाइंडिंग चुंबकीय हो जाएगी, यानी रोटर भी हमारा चुंबकीय हो जाएगा। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड बनने लगेगा और समान फ्रीक्वेंसी का बनेगा। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर बलों का आरोपण प्रत्यारोपण करने लगेंगे और फिर क्या होगा कि इस तरह से रोटर पर बल F2 लगने लगेगा, जिसके कारण एक बल आघूर्ण लगने लगेगा, ऐसे टार्क लगने लगेगा और ये जो है रोटर को जो है इसी स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में टार्क लगेगा और उसी दिशा में वो रोटर को घुमाने लगेगा। अब अगर आपने फेज सीक्वेंस ऊपर से किन्हीं दो तारों को बदल दिया, फेज सीक्वेंस आपने बदल दिया, अब जो है NS इधर की ओर न नाच के अब इधर की ओर नाचने लगेगा, तो हमारा रोटर का टार्क भी जो है अब ऐसे न लगकर अब ऐसे लगने लगेगा और रोटर भी उसी डायरेक्शन में नाचने लगेगा। तो अगर मोटर की गति की दिशा विपरीत करनी है बेटा, तो हम लोग गांव घर में भी ऑलरेडी देखते हैं कि किन्हीं सप्लाई के दो तारों को खोलकर आपस में अदला बदली कर देते हैं और हमारा फेज सीक्वेंस बदल जाता है। और फेज सीक्वेंस बदलने से स्टेटर के घूमने की, स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के घूमने की दिशा विपरीत हो जाती है, पलट जाती है, फिर हमारा रोटर भी उसी के डायरेक्शन में घूमने लगता है। इस तरह से मोटर के नाचने की दिशा हम लोग चेंज कर लेते हैं। अब अगली बात, जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है E2 और जो प्रेरित धारा I2 उत्पन्न हो रही है, उसे हम ज्ञात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। अब आपसे पूछेगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 वोल्ट बन रहा है और धारा I2 बन रही है, इसकी दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो फ्लेमिंग के ये जनरेटर की कहानी हो रही है। जनरेटर भी हमारा फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो जनरेटर में आप लोगों को बताया गया है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू होता है, ठीक है ना। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है? दाएं हाथ का नियम यह कहता है कि यदि अंगूठा और उसके पास की इन दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे से लंबवत हो या 90 अंश पर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग, अब आपको याद करना है, जानना है कि इसको हम लोग 4 फिंगर कहेंगे। तर्जनी को क्या कहेंगे? 4 फिंगर, चौथी उंगली, 4 फिंगर। F फॉर 4, F फॉर फील्ड। तो यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। और इसे हम लोग मध्यमा उंगली को कहेंगे अंग्रेजी में सेंटर फिंगर। C से सेंटर, C से करंट। ये सेंटर फिंगर है, C से सेंटर, C से करंट। ये चौथी उंगली 4 फिंगर, इससे फील्ड की दिशा।
तो अंगूठा क्या है? अंगूठा चालक के गति की दिशा को व्यक्त करता है, या अंगूठा जो है लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। बोलिए भाई। तो इस तरह से हमारा जो है ये राइट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग साहब का ये बताता है कि जब किसी चालक को बेटा किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, 4 फिंगर की दिशा ये है, उसमें चालक हमारा अंगूठे के डायरेक्शन में यदि गति कर रहा है या उस पर बल लग रहा है, जो भी आप कहेंगे, तो चालक में बहने वाली धारा की दिशा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? ये है करंट की दिशा बता रहा। तो हमारा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहाँ लगता है? जनरेटर में लगता है। प्रेरित धाराओं की दिशा को ज्ञात करने के लिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ बहुत पूछता है, ठीक है ना? और बाएं हाथ का नियम हम लोगों का मोटर में लगता है। किसमें लगता है? चलिए, तो अब अगर आपसे ये पूछे कि सेकेंडरी में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा E2 I2 उत्पन्न हो रही है, इनकी दिशा किधर की ओर होगी या किस नियम से जानेंगे? तो आप कहेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। फिर पूछेगा इस रोटर पर लगने वाले बल की दिशा F2 की, तो आप कहेंगे अब ये मोटर बन गया, अब घूमने जा रही, इसी बल के कारण ये घूमेगी। तब हम लोग पुली पट्टा चढ़ाकर काम लेंगे। तो मोटर की दशा में यानी बल की दिशा जानने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करें। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड आपने देखा, इसको मिटाते हैं। सिंक्रोनस स्पीड आपने देखा, तुल्यकालिक गति क्या है? हाँ, परम स्थिर गति। आज आप लोगों ने लिखा तुल्यकालिक गति क्या है, तो लिखा पहली पॉइंट तुल्यकालिक गति। तुल्यकालिक गति जिसे हम लोग कहेंगे सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड कहेंगे और इसे व्यक्त करेंगे ns से। और आपने लिखा ns बराबर 120 F/b होता है। तो ns बराबर 120 F/b, ये यानी अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वो परम स्थिर गति है। क्या है? परम स्थिर गति को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्यकालिक गति। परम स्थिर गति को तुल्यकालिक गति, तुल्यकालिक गति अथवा अंग्रेजी में सिंक्रोनस गति कहते हैं, तुल्यकालिक गति कहते हैं, या अंग्रेजी में सिंक्रोनस लिखा, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, तुल्यकालिक गति कहते हैं। इसे ns से व्यक्त करते हैं और rpm में मापते हैं। ns से व्यक्त करते हैं और rpm में मापते हैं। ये हो गया। तो इतना आ जाएगा बेटा rpm। क्लियर है? अब आपके समझ में आ रहा होगा कि सिंक्रोनस गति जो ns है वो सीधे समानुपाती f। f क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी या 50 हर्ट्ज है, इसके सीधे समानुपाती। और ये गति किसकी है? स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड की गति। यानी स्टेटर का जो चुंबकीय क्षेत्र नाचेगा वो इसी गति पर नाचेगा, एक भी आरपीएम दाएं बाएं नहीं होगा।
तो ये हो गया बेटा सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देंगे तो NS बढ़ जाएगा और सप्लाई फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो NS घट जाएगा। क्लियर है? अतः आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिंक्रोनस मोटर जो तुल्यकाली मोटर है उसकी गति NS होती है और वो बदलती नहीं। उसे बदलना है तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी बदलना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी पोलों की संख्या लगा कर दी है, उसे तो हम बदलेंगे नहीं, बदल पाएंगे नहीं जल्दी। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी ही बदलते हैं। एक तो बदलना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यदि बदलना ही पड़े तो हमको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बदलना। फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए आपको पढ़ाया गया कि हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे अथवा 2 लित्र ऑसिलेटर का प्रयोग करके, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, उसका प्रयोग करके हम लोग तब जाके उसकी गति को बदल सकते हैं। तो ये हुआ। और दूसर का आपने लिखा, दूसर का क्या लिखा, NS विलोमानुपात है 1/p। क्या पोलों की संख्या पूछ लेगा, पोलों की संख्या बढ़ाने पर क्या होगा, सिंक्रोनस गति बढ़ेगी कि घटेगी? देखिए घट रही, विलोम का संबंध। आइए अगला देखते हैं। ये तो हो गया तुल्यकाली गति। अब लिखते हैं मोटर की गति या फिर रोटर की गति। मोटर गति या मोटर स्पीड। तो हमारा ये रोटर, ये जो धुर्रा है, ये जो रोटर है, ये जिस गति पर नाचेगा उसी को हम कहेंगे मोटर की गति। जिस RPM पर नाचेगा उसे कहेंगे मोटर की गति, और इसे हम लोग कैपिटल N से व्यक्त करेंगे, RPM में मापेंगे। ठीक, तो लिख लें रोटर लिख लें बेटा, प्रेरण मोटर, प्रेरण मोटर का रोटर जिस गति से घूमता है उसे मोटर गति कहते हैं या मोटर की गति कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं और RPM में मापते हैं। किसमें मापते हैं? हाँ, RPM में मापते हैं। चलिए लिख लेंगे, RPM में मापते हैं। फिर अगला आपने लिखा स्लीप स्पीड, सर्पी गति। क्या लिखा? सर्पी गति। सर्पी गति को कहेंगे स्लीप स्पीड। स्लीप स्पीड शॉर्ट में इसे SS भी कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे तुल्यकाली गति। तुल्यकाली गति मोटर की तुल्यकाली गति, सिंक्रोनस, इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड है, ये वाली NS वाली, इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस अथवा तुल्यकाली गति, तुल्यकाली गति NS तथा मोटर की वास्तविक गति, इस गति को क्या कहेंगे? मोटर की गति को क्या कहेंगे? वास्तविक गति। तो मोटर की वास्तविक गति के अंतर को स्लीप स्पीड कहते हैं या सर्पी गति कहते हैं।
के अंतर को सर्पी गति या सर्पण गति या सर्कन गति या फिसलन गति आदि कहते हैं। इस तरह से बेटा हमारा हो गया सर्पी गति कोष्ठ में एस बराबर NS माइनस यन। देखिए ये हो गया इतना RPM आ गया, ये हो गया फार्मूला। ठीक, अब आगे लिखते हैं स्लिप। क्या लिखते हैं? स्लिप। स्लिप को S से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे सर्पी गति, यही है सर्पी गति कोष्ठ में NS माइनस यन तथा तुल्यकाली गति या तथा सिंक्रोनस गति तथा सिंक्रोनस स्पीड कोष्ठ में NS के अनुपात को स्लिप कर। स्लिप कहेंगे, सर्पण कहेंगे। तो इस तरह से स्लिप S बराबर हो गया, स्लिप कोष्ठ में S बराबर हो गया NS माइनस यन पूरे के बटे NS। क्लियर है? अथवा हम लोग कहेंगे या प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो लिखेंगे प्रतिशत स्लिप S बराबर हो जाएगा NS माइनस यन पूरे के बटे NS और इसमें गुणे 100 कर। किसी भी भिन्न को, ये भिन्न बन गया, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं तो ये प्रतिशत स्लिप का मान आ जाएगा, प्रतिशत स्लिप। और आपने लिखा कि छोटी मोटरों में, छोटी प्रेरण मोटरों में स्लिप का मान है 4 से 5%। कितना होता है? स्लिप का मान 4 से 5% होता है। और बड़ी प्रेरण मोटरों में नोट कर लें, बड़ी प्रेरण मोटरों में स्लिप जो है, स्लिप का मान 1.5% से 2.5% तक होगा। ये स्लिप हो गया। अब हम लोग रोटर के विभिन्न स्थितियों में स्लिप का मान देखें। इसको मिटा दें।
रोटर की विभिन्न स्थिति में स्लिप का मान पहला स्टार्टिंग के समय जब रोटर स्थिर है, तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे जब रोटर स्थिर है। स्टैंड स्टिल, क्या? हाँ, स्टैंड स्टिल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखेंगे बेटा कि रोटर हमारा जब स्थिर है तो स्लिप कितना है। जब स्टार्टिंग के समय की बात हो, रोटर कब स्थिर रहेगा? स्टार्टिंग के समय। जब हम लोग इसमें सप्लाई डालेंगे और इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा स्टेटर में, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब हमारे रोटर वाइंडिंग से कटेगा तो रोटर वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 वोल्ट का बनेगा और धारा I2 बहेगी। तब ये भी चुंबकीय हो जाएगी और दोनों का चुंबकीय क्षेत्र टकराने लगेगा, तब इस पर बल लगेगा। उसके बाद ये नाचना शुरू करेगा, तब टार्क लगेगा। बताने में देरी लग रही है, लेकिन ये प्रोसेस होने में देरी नहीं लगेगी। मुश्किल से जो है 20 से 25 सेकेंड में मोटर फुल स्पीड पकड़ लेगी। अब आप स्विच दबाएंगे नहीं या स्टार्टर का हैंडल ऑन करेंगे, मोटर स्पीड पकड़ने लगेगी। केवल आपको बताने में, समझाने में देरी हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि जब तक इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा, धारा नहीं बहेगी, जब तक हमारा रोटर चुंबकीय नहीं होगा, तब तक रोटर का चुंबकीय क्षेत्र और स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र इंटरएक्शन नहीं करेंगे या बलों का आरोपण प्रत्यारोपण नहीं करेंगे, तब तक हमारा रोटर स्थिर रहेगा। और जब बलों का आरोपण प्रत्यारोपण होने लगेगा तो हमारे रोटर पर बल लगने लगेगा और फिर रोटर जो है स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो जब तक नहीं घूम रहा है तब तक हमारा रोटर स्थिर है, यानी स्टार्टिंग के समय। पोस्ट में आप चाहें तो लिख लें स्टार्टिंग के समय। तो जब रोटर स्थिर रहेगा तो स्लिप हम लोग देख लेते हैं। तो लिखेंगे, हम जानते हैं स्लिप, अभी पढ़े आप, स्लिप S बराबर NS माइनस N। NS माइनस N को हम लोग सर्पी गति कहेंगे अथवा कहेंगे स्टेटर के सापेक्ष रोटर की गति। क्लियर है? तो ये हो गया NS माइनस N और ये पूरे के बटे NS। अब देखिए, जब रोटर स्थिर है तो उस समय हमारे मोटर की गति स्थिर है, तो इस समय क्या है, N बराबर 0 है ना। अभी हमारा रोटर नाच नहीं रहा है या मोटर नाच नहीं रही है, तो N का मान 0। मोटर की वास्तविक गति कैपिटल N RPM, वो 0 है। इस फार्मूले में रख दें तो बराबर हो जाएगा, स्लिप बराबर हो गया NS माइनस 0 बटे NS, बराबर हो गया NS बटे NS, बराबर हो गया 1। तो स्लिप का सर्वाधिक मान 1, जैसे पावर फैक्टर cos फाई का सर्वाधिक मान 1 है, उसका कोई मात्रक नहीं है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे बेटा, तो स्लिप जो है ऊपर भी RPM है और नीचे भी RPM है। RPM से RPM कट जाता है, इस तरह से स्लिप का केवल संख्यात्मक मान आता है। तो स्लिप का एक मान है मैक्सिमम,
एक का मतलब हो गया 100%। परसेंट में बदलेंगे तो कितना आएगा? एक कब आएगा? एक तब आएगा जब आप 10 में 10 नंबर पाए, तब भाग एक बार जाएगा। और ये बन गया भिन्न। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना। तो ये भाग गई एक बार, एक का गुणा 100 में करेंगे तो 100% हो जाएगी। इसलिए एक को ऐसे मत समझिए, एक का मतलब 100%। समझ में आया ना? 5 में 5 नंबर, 5 नंबर का टेस्ट हुआ, आप पाँचों नंबर ले लिए तो उसको कहेंगे हमने 100% नंबर गेन कर लिया। या 100 में 100 नंबर आपने पा लिया, 100 नंबर की परीक्षा हुई और 100 नंबर की परीक्षा में आपको 100 नंबर मिल गया तो आप कहेंगे हमने 100% नंबर ले लिए। 100 में जो मान होता है उसी को प्रतिशत मान कहते हैं। और नहीं तो फिर ये भिन्न बन गया। ऐसे ही तो सर लोग लिख के असाइन कर देते, कॉपी पर हो आपके, OMR सीट पर है, कॉपी पर 80 नंबर पाए तो 80/100 लिख देंगे। अब कुछ लोग भाई विशेष चला है तो 100/80 भी लिख देंगे। तो ये बताता है, जैसे आपने कहा कि भाई 80/100 बेटा, तो ये बताता है कि 100 नंबर या 100 कोई चीज़ था उसमें आपको 80 मिला। ऐसे ही परीक्षा 100 की हुई तो उसमें आपको 80 नंबर मिला। ठीक है ना? अब इसी को प्रतिशत में बदलना है बेटा तो हम लोग पूरे 100 कर देते हैं, 80% हो जाता। ऐसे ही यहाँ 100 में 100 है तो 100%, 100 में जो मान होता है सीधे प्रतिशत मान होता है, या चाहे आप पूरे 100 कर दीजिए। अब देखिए भाग एक बार गई, फिर आ गया 100%। एक का मतलब है 100% स्लिप। चलिए ये हो गया। माने अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि रोटर स्थिर है भैया, स्लिप का मान कितना होगा, या स्टार्टिंग के समय इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान कितना होगा? 1 होगा। या फिर ये कह दे कि एक मान कब होता है? हाँ, स्लिप का अधिकतम मान 1 कब होगा? दे देगा जब रोटर NS पर चल रहा होगा, जब रोटर N पर चल रहा हो, और एक दे दिया जब N बराबर 0। हाँ, जब N बराबर 0। देखिए ना फार्मूले में N बराबर 0 रखा गया। यही सब पूछेगा बेटा घुमा फिरा। दूसरी स्थिति क्या है? जब रोटर की गति NS हो जाए। दूसरा क्या? जब रोटर स्पीड क्या हो? NS हो, तब स्लिप क्या हो? अभी आपने पढ़ा कि इसकी गति NS नहीं हो पाती। अगर ये मान लिया जाए कि रोटर भी NS पर नाचने लगा, ये भी NS पर नाचने लगा, तो क्या होगा? दोनों की गति सेम हो जाएगी। फिर स्टेटर का फ्लक्स रोटर से कटना बंद हो जाएगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 0 हो जाएगा। जब E2 नहीं बनेगा तो धारा I2 भी 0 हो जाएगी। I2 नहीं बना तो वो उसका चुंबकीय गुण भी 0 हो जाएगा। फिर बल नहीं लगेगा। जब तक चुंबक नहीं बनेगा तब तक दोनों का चुंबकीय क्षेत्र टकराएगा नहीं, तो बलों का आरोपण प्रत्यारोपण नहीं होगा, तो बल F2 भी 0 होगा, तो सब 0 हो जाते हैं। तो ये NS पर कभी नहीं चल पाता है, हमेशा NS से कम पर ही चलता रहता है हमारा रोटर। इस तरह से हमारी अगर सिंक्रोनस गति NS का मान 3000 है सपोज कर लीजिए, तो हमारा रोटर जो है 2950 पर 2975 पर नाचेगा। यही मोटर की वास्तविक गति, लेकिन 3000 पर कभी नहीं नाच पाएगा।
3000 पर नाचते ही सब जीरो हो जाते हैं और उसको घुमाने वाला टार्क, लगने वाला बल सब शून्य होने लगते हैं। इसलिए रोटर हमेशा पिछड़ जाता है और कभी भी एनएस गति को नहीं प्राप्त कर पाता है। हमेशा रोटर की गति अथवा मोटर की गति, उसी को कहेंगे, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। ठीक है ना। तो आपका अगर 1000 आरपीएम पर आपका ये स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड नाच रही, जिसे एनएस कहेंगे, एनएस गति यदि 1000 है तो आपके मोटर की गति अथवा रोटर की गति हमेशा 1000 से कम रहेगी, 975 रहेगी, 980 रहेगी, 985 रहेगी, 970 रहेगी, ऐसी रेंज में रहेगी, लेकिन रहेगी कम। तो यहाँ पर जो है जब रोटर की गति एनएस हो जाए तो एनएस गति नहीं होगी, रोटर की गति एनएस नहीं होगी। अब ये लोग आगे बैठे खाली डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं। रोटर की गति एनएस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये बात अभी आपको बता। अब रोटर की गति एनएस नहीं होती है, लेकिन अगर इसे निर्भार पर चलाएं तो इसकी गति जो है, मोटर की जो वास्तविक गति n है, इसकी वास्तविक गति n है, वो लगभग जो है सिंक्रोनस स्पीड के बराबर, लगभग बराबर होती है। उससे 10-20 आरपीएम कम रहती है, लेकिन उसे लगभग बराबर माना जा सकता है। तो यही पॉइंट आपने लिखा है कि जब प्रेरण मोटर निर्भार पर अथवा शून्य भार पर, निर्भार पर होती है तो उसकी गति लगभग सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो, लगभग बराबर होती है। अतः आपने लिखा n बराबर ns। मोटर की जो वास्तविक गति n है उसे अब ns यदि मान लिया जाए तो n बराबर ns हो जाएगा। तब स्लिप लिखेंगे, तब स्लिप बेटा s बराबर हो जाएगा ns माइनस, अब n के जगह पर क्या रखेंगे, ns बटे बराबर 0 बटे ns बराबर 0। इस तरह से आप देखेंगे कि स्लिप का मान अधिकतम 1 और न्यूनतम भी पूछता है, तो न्यूनतम मान 0 हो सकता है। स्लिप का अधिकतम मान 1, जैसे पावर फैक्टर का मिनिमम मान 0, अधिकतम मान 1, सेम वैसे। तो अब जो है बेटा ये न्यूनतम हो गया, ये अधिकतम हो गया, यानी अब स्लिप का मान आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में ही वेरी करेगा। ठीक है। बड़ी मोटरों में 4 से 5% है। 4 से 5% का मतलब अगर 4% ही मान के चलें तो 4% का मतलब हो गया 4/100, यानी 0.04%। कितना हो गया? तो ऐसे स्लिप है, 0 से अधिक है थोड़ा। और बड़ी मोटरों में आपने लिखा कि 1.5 से 2.5% स्लिप होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्लिप किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है आगे। तो तीसरी पॉइंट हम लोगों ने एक तरह से लिखा, स्लिप की निर्भरता, 2 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 निर्भरता, 2
तो हम लोगों ने लिखा कि स्लीप जो है किन किन बातों पर निर्भर करना। तो देखा हम लोगों ने कि स्लीप जो है, ये देखिए ना, स्लीप जो है इसके समानुपाती, इसका मान ज़्यादा होगा तो स्लीप भी ज़्यादा होगा। बोलिए ना भाई, ये भी अंश में है, ये भी अंश में, ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लीप स्पीड, सर्पी गति। यानी पहली पॉइंट आप ये कहेंगे, पहली पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि स्लीप सर्पी गति के समानुपाती। स्लीप यस कामा सर्पी गति। सर्पी गति को हम लोग सापेक्ष गति भी कहें। इसे क्या कहते हैं? स्टेटर के सापेक्ष रोटर की गति भी कहें, इसके समानुपाती। तो सर्पी गति कोष्ठ में ns माइनस n के समान अनुपाती होती, समान अनुपाती होती है। तो पहली पॉइंट इस तरह से आ गया, यस समान अनुपाते ns माइनस n। बोलिए भाई, ये हो। अब इसका मान अधिक कब होगा? इसका मान अधिक तब होगा बेटा, NS तो आप जान ही रहे हैं कि भाई फिक्स है, क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदल कर ही NS को बदलेंगे, ये तो फिक्स है। अब मोटर की गति n, मोटर की गति n ज़्यादा होगा तो ये अंतर कम आएगा, और जब अंतर कम आएगा तो स्लिप भी कम हो जाएगा। और मोटर की गति n का मान बहुत कम होगा स्टार्टिंग के समय, अभी 0 RPM है, फिर 0 से ये बढ़ना शुरू करेगा, 1 RPM, फिर 10 RPM, फिर 20 RPM, ऐसे बढ़ना शुरू करेगा। तो उस समय जो है n का मान बहुत कम रहता है स्टार्टिंग के समय। तो n का मान जितने कम रहेगा उतने इधर का आंसर ज़्यादा आएगा, तो हमारा स्लिप भी ज़्यादा आएगा। इसीलिए आपने कहा कि स्टार्टिंग के समय स्लिप अधिकतम 1, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। अब यहीं से आपके समझ में आ रहा है कि n के विलोमानुपाती स्लिप क्या है? n का मान ज़्यादा तो स्लिप कम, और n का मान कम तो स्लिप ज़्यादा। इस तरह से दूसर का आपने लिखा कि यस समान अनुपाते 1/n। n क्या है? मोटर की गति या रोटर की गति। दूसरी पॉइंट हो गई, n मोटर की या रोटर की वास्तविक गति। तीसर की पॉइंट अगर हम लोग लोड की बात करें तो जाहिर सी बात है, इस पर लोड बढ़ाएंगे तो इसकी गति घटेगी। बोलिए ना, लोड इस पर अगर धुरे पर बढ़ा दें तो इंडक्शन मोटर की गति तो है लगभग स्थिर। इंडक्शन मोटर किस कैरेक्टरिस्टिक वाली है? तो आपने कहा कि शंट कैरेक्टरिस्टिक वाली। शंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्थिर गति। यानी ये मोटर जो इंडक्शन मोटर है, प्रेरण मोटर है, ये स्थिर गति वाली मोटर, लेकिन लोड डालने पर कुछ न कुछ इसकी गति धीमी पड़ती, और जब निर्भार पर चलाएंगे तो कुछ न कुछ गति बढ़ जाती, लेकिन रहेगी स्थिर गति। जो बढ़कर चल रही है फिर उसी पर चलेगी, उसमें अब कम बेसी नहीं, और लोड डालने पर थोड़ा घटेगी। ठीक, तो इस तरह से जब हम लोग जो है इस रोटर पर बेटा लोड बढ़ाएंगे तो इसकी गति n क्या होगी? घटेगी, और n घटेगी तो स्लिप बढ़ेगी। ठीक है ना। यानी लोड बढ़ाने पर n घट रहा है और स्लिप बढ़ रही है, यानी लोड बढ़ाने पर स्लिप बढ़ेगी और लोड घटाने पर स्लिप घटेगी।
क्लियर हो गया। तो इस तरह से अब तीसरी पॉइंट लिखेंगे, तीसरी पॉइंट लिखेंगे स्लिप समान अनुपाते लोड। क्लियर है। लोड बढ़ा देंगे बेटा तो मोटर की गति n घट रही है, देखिए ना, लोड आपने बढ़ाया, लोड आपने बढ़ा दिया तो n घट जाएगा, और n जब घटेगा तो भाग ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्लिप का मान ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से अब आप ये कह सकते हैं कि स्लिप जो है लोड के समान अनुपाती है। लोड बढ़ाने पर स्लिप भी बढ़ता है और लोड के घटने पर स्लिप भी घटेगा। इस तरह से स्लिप समान अनुपाते लोड। ऐसे ही टार्क भी, ऐसे ही क्या है, टार्क है। अभी कल ही आप लोगों को समझा कि पहली गियर जब आप मोटरसाइकिल की लगाते हैं या चाहे ट्रक की, बस की, कार की, जब पहली गियर लगाते हैं तो वो 3 सवारी भी बैठे है मोटरसाइकिल पर, टार्क बहुत उम्दा होता है, वो आपके चक्के को नचा देता है। तो पहली गियर में क्या है कि स्पीड बहुत कम है और टार्क बहुत अधिक है। पहली गियर में आप मोटरसाइकिल को कितना हो तेल पिलाइए कि फुल एक्सीलेटर कर दीजिए, वो हूँ करेगी लेकिन स्पीड नहीं भागेगी, 80, 90, 100 की स्पीड नहीं पकड़ पाए। यानी अब आपके समझ में आ रहा है कि जब स्पीड कम होती है तो टार्क अधिक होता है। अब देखिए, अगर टार्क को बढ़ाया जाए यानी टार्क ज़्यादा हो तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, और स्पीड जब कम होगी तो स्लिप का मान अधिक होगा। बोलिए ना, टार्क बढ़ा तो n कम हुआ, स्पीड कम हुई, कम से भाग देंगे, भाग ज़्यादा बस स्लिप बढ़ जाएगी। यानी अब आप कह सकते हैं कि स्लिप सीधे टार्क के समान अनुपाती है। टार्क बढ़ाने पर स्लिप बढ़ेगी, टार्क के घटने पर स्लिप घटेगी। तो चौथी पॉइंट आपने लिखा स्लिप समान अनुपाते टार्क। टार्क यानी बल। क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट्स जो है स्लिप की निर्भरता है। ये सब बातें आपसे पूछ सकता है कि लोड बढ़ाने पर स्लिप का मान क्या होगा, या टार के बढ़ने पर या टार के घटने पर स्लिप क्या होगा, या मोटर की गति बढ़ने पर घटने पर क्या होगा, या सर्पी गति के बढ़ने घटने पर स्लिप क्या होगा, या स्टार्टिंग के समय स्लिप क्या होगा, या जब मोटर फुल स्पीड पर NS पर चल रही है तब जो है स्लिप का मान कितना होगा। ये सब बातें पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।